अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अफसोसनाक खबरें हैं दो। सबसे पहले शहजाद अकबर साहब के घर पे एक और हमला हुआ है और ये 31 दिसंबर की रात को ये हमला हुआ। शहजाद अकबर साहब को मैंने फ़ोन किया, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने मुझे बताया एक्चुअली वो अपने घर में नहीं है, पुलिस ने उनको रीलोकेट किया हुआ है और उनके घर से उनको हटाया हुआ है। कुछ फोरेंसिक वालों का काम चल रहा था, कुछ इन्वेस्टिगेशंस चल रही थी और इस बीच में उनके घर के ऊपर मुबैना तौर पे एक और अटैक हो गया। जब मेरी शहजाद अकबर साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा जी पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है और अब तक की जो मालूमात हैं घर के ऊपर अटैक किया गया है और ये पैगाम दिया गया है कि जो लोग पीछे आ रहे हैं, जो लोग ये करना चाह रहे हैं, उनकी जानिब से ये एक सख्त पैगाम है कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब ये बहुत हैरान कुन है, एक हफ्ते में दूसरा अटैक, ये बरतानवी पुलिस के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है और उनके लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि जो हमलावर है वो शायद पुलिस को भी खातिर में नहीं ला रहे। बरतानिया में बैरिस्टर शहजाद अकबर के घर पे नामालूम अफराद का हमला और जलाने की कोशिश, ये रिपोर्ट हुआ है। ये 31 दिसंबर की शाम को अटैक हुआ। इंग्लैंड का इलाका है कैम्ब्रिज शायर, वहां पे उन्होंने बताया कि उनकी रिहाइशगाह के ऊपर एक मुजरिमाना हमला किया गया जिसका मकसद शदीद नुकसान पहुंचाना था। आग लगाने की कोशिश की, इमलाक को नुकसान पहुंचाया। शहजाद अकबर कहते हैं कि एक हफ्ते में मेरे घर पर और मेरी फैमिली पर यह दूसरा संगीन हमला किया गया है। दोनों वाकयात वाज़े बदनीयती के साथ अंजाम दिए गए। ये वाकयात कोई इत्तफाकी नौयत के नहीं हैं और ना ही दोनों अलग थलग वाकयात हैं। ये मनसूबाबंदी के तहत मुझ पर हमला किया जा रहा है। पहले जो मुझ पर हमला किया गया उसमें मुझे शदीद जिस्मानी चोटें भी आई थी। ये नादरीन सूरत हाल है। अब इस पे पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि बरतानिया जैसे मुल्क में भी अगर आप महफूज नहीं है या आपका घर महफूज नहीं है तो बरतानिया की क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। पूरी दुनिया में लोग जिन ममालिक को महफूज समझते हैं उनमें एक मुल्क बरतानिया भी है। लोगों को लगता है कि यहाँ पे जराइम पेशा अफराद अपनी मनमानी नहीं कर सकते और बाहर से आने वाले उनके दुश्मन उन्हें टारगेट नहीं कर सकते। ये एक वेपन फ्री सोसाइटी है, यहाँ पे हथियार नहीं है लोगों के पास, लेकिन इसके बावजूद इस किस्म के अटैक्स और ऐसी दीदा दिलेरी, ये बरतानवी पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा नादरीन, एक और अफसोसनाक खबर है। मियाँ अली अशफाक साहब मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे और सहाफ़ी उनके भी दोस्त हैं और मेरा तो बचपन का दोस्त है। एक शानदार ताल्लुक हमने सारी ज़िंदगी एंजॉय किया। तो मियाँ अली अशफाक साहब एक केस लड़ रहे थे और कराची के अंदर जो वाक़या हुआ रजब भट्ट नामी सोशल मीडिया एंटरटेनर के साथ, जो वहाँ पे इंसिडेंट हुआ बड़ा अफसोसनाक, वकला ने उनको मारा कि उन्होंने किसी वकील के बारे में तनकीद की थी और इस वाक़े के बाद एक FIR भी दर्ज हुई। बहरहाल अब कराची में जो ये तशद्दुद का मामला था ये पंजाब बार कौंसिल में पहुंच गया और जो रिपोर्ट आ रही है वो ये आ रही है कि जो कराची की बार है, बजाय इसके कि वो एक्शन लेते इस पुरतशद्दुद वाक़े का, उन्होंने लिख दिया यहाँ पे पंजाब बार को और पंजाब बार ने मियाँ अली अशफाक साहब का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया। अब तक जो दस्तयाब मालूमात हैं उनके मुताबिक तो यही है कि ना बुलाया गया, ना सुना गया, ना बात की गई, ना पूछा गया और एक तरफा ये कार्रवाई कर दी गई और लाइसेंस की मुस्तकिल मनसूखी के लिए ये मामला डिसिप्लिनरी कमेटी को भी भिजवा दिया गया है और इसमें इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि कराची सिटी कोर्ट में हड़ताल के बावजूद अली अशफाक साहब अदालत में पेश हुए। तो क्या ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है? यानी वकला की हड़ताल के बावजूद बहुत सारे वकला अदालतों में पेश होते रहते हैं। हमने एक दफ़ा नहीं कई मरतबा देखा है, बहुत मरतबा देखा है, ऐसा होता रहता है। क्या तमाम वकला के लाइसेंस मनसूख हो जाते हैं? ये मामला उस लड़ाई का है और मेरे ख्याल में ये अब निशाना बनाया जा रहा है और ये ज्यादती की मिसालों में से एक और मिसाल है। मियाँ अली अशफाक ने, हम बहुत सारे सहाफ़ियों के केसेस और बहुत सारे सियासतदानों के केसेस और बहुत सारे पिसे हुए तबकात के केसेस, ऐसे लोगों के केसेस जो पैसे भी नहीं दे सकते, बगैर किसी फीस के लड़े हैं। अब अली अशफाक को बहुत सारे लोग इसलिए भी निशाना बनाते हैं, कुछ मेरी वजह से बनाते हैं कि मेरा बचपन का दोस्त है, मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए अली अशफाक को निशाना बनाते हैं। कुछ लोगों के साथ पुराना कोई स्कोर सेटल का मामला, अली अशफाक ने उनको तकलीफ दी हुई है माजी में, तो उन्हें लगता है कि अब मौका इससे बदला लेने का, हम तगड़े हो गए हैं तो वो अब इसको तकलीफ पहुंचाते हैं। तो सबका अपना अपना रीज़न है, लेकिन जो लोग पाकिस्तान में मौजूद है और जिनकी इस आदमी ने मदद की है वो सारे ये जानते हैं कि बड़े खलूस के साथ अली अशफाक ने बहुत सारे लोगों के केसेस लड़े हैं और वो सब लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं इस मामले में। तो मुझे उम्मीद है कि वकला खड़े होंगे और वो इस ज्यादती के खिलाफ बात करेंगे। राणा सनाउल्लाह साहब ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। राणा सनाउल्लाह साहब ने यह दावा किया कि जो भी फौजी क़यादत के खिलाफ बातचीत हो रही है या प्रोपेगेंडा, वो इसको प्रोपेगेंडा कहते हैं, यहाँ पे हम तनकीद कहते हैं, तनकीद हो रही है गलत काम के ऊपर। तो अल्फाज का चुनाव अलग अलग है ना। हमें यह लगता है कि फौजी क़यादत जो इस वक्त पॉलिसीज चल रही है उनके ऊपर तनकीद की जा रही है उनकी पॉलिसीज की वजह से।
हुकूमत उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करती है जी उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वो कह रहे हैं जी ये सिलसिला बंद हो तो मुलाकात का रास्ता निकल सकता है। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, आसिम मुनीर अगर इमरान खान साहब के साथ बैठ जाए, बातचीत हो जाए तो मसले का हल निकल आएगा। देखिए आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ तो ना 3 में ना 13 में बेचारे बिला वजह ही बीच में होंगे। लेकिन अगर आसिम मुनीर इमरान खान साहब से मिलने जाके, जो इमरान खान की बहन ने भी कहा था कि अगर इमरान खान के सामने कोई रो दे तो वो फिर माफ कर देते हैं। लेकिन आसिम मुनीर साहब को करना क्या, सिर्फ इमरान खान साहब से ये कहना कि जी मुझे आप कुछ ना कहें, फिर उन्हें इस्तिस्ना की भी जरूरत नहीं रहेगी, फिर उन्हें किसी और ऐसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी और वो निकल जाए इस सारे मामले में से। ठीक है, छोड़े सियासतदानों को, मुल्क को चलाने दें, लेकिन जिसके पास ताकत होना पाकिस्तान में, वो ताकत छोड़ता नहीं है। जिसके पास इख्तियार और इक्तदार आ जाए ना, वो उसको छोड़ता नहीं है। पाकिस्तान में नीचे से लेके ऊपर तक आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। कोई आदमी भी अपनी सीट छोड़ना नहीं चाहता। तो मुझे लगता है राणा सनाउल्लाह साहब ने बात तो बड़ी लॉजिक की है कि बैठ जाएं सारे और बैठ के कोई मसले का हल निकालें। जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है ये अपनी बैरकों में वापस जाएं और अपनी आईनी हुदूद के अंदर जाएं और अवाम की मुंतखब क़यादत को मुल्क दिया जाए। पाकिस्तान में अगर ये इलेक्शन ठीक नहीं हुए तो अगले इलेक्शन करवा दिए जाए और अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए। इदारों को उनकी स्पेस वापस दी जाए, पार्लिमान को, अदलिया को, मीडिया को, सबको उनकी स्पेस वापस मिले तो पाकिस्तान वापस ट्रैक पे भी आ सकता है। बात तो सुनने में बहुत अच्छी है लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं लगता, क्योंकि इमरान खान साहब का खौफ इनको ये करने नहीं देगा। अब इस वक्त ये ऐसे स्टेटमेंट क्यों आ रहे हैं, जो मेरी दानिश में है वो मामला 8 फरवरी का है। 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी कि हम करेंगे एक पहिया जाम हड़ताल। देखिए अगर पीटीआई कामयाब हो जाती है, पाकिस्तान का मीडिया तो यही चलाएगा ना, 10 दुकानें खोल के भी ये चलाएगा, बल्कि 1 दिन 2 दिन पहले फुटेज बना के रख लेंगे कि जनाब जब पूरा पाकिस्तान बंद होगा तो हम ये फुटेज चलाएंगे, जनाब ये इलाका खुला, ये इलाका खुला, ये इलाका खुला। मीडिया को ये 2 नंबरियां करनी आती हैं, एस्टेब्लिशमेंट को भी आती हैं। लेकिन अगर अमली तौर पर पाकिस्तान बंद करने में कामयाब हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को, तो फिर एक बात याद रखिएगा, खतरे की घंटी बज जाएगी, क्योंकि स्ट्रीट मूवमेंट जो है उसके लिए अब कोशिशें आगे बढ़ रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे दौरे रखे गए हैं, सुहेल अफरीदी के मुख्तलिफ इलाकों में वो जाएंगे, मुख्तलिफ इजला में वहाँ रैलियाँ निकाली जाएंगी, एक मोटिवेशन जो है वो अब शुरू की जाएगी और स्टूडेंट्स को बहुत अहम रोल मिलने वाला है आने वाले दिनों में। तो आप देखेंगे कि स्ट्रीट मूवमेंट आगे की तरफ बढ़ेगी। नंबर 2, 9 तारीख को जुमे वाले दिन अब ये खैबर पख्तूनख्वा से वजीर आला उठेंगे और अपने साथियों के साथ सिंध जाएंगे। कराची में बड़ी गहमा गहमी है, इसके ऊपर मूवमेंट शुरू हो गई है और कराची में बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा इस तरीके से मुतहर्रिक होने जा रहा है। तो कराची ने पहले भी बड़े बड़े इज्तिमा किए हैं, कराची ने पहले भी बड़ी ज़बरदस्त पैगाम दिया है हर मौके के ऊपर। इमरान इस्माइल साहब ने बहुत बड़े बड़े दावे कर दिए थे और कुछ बातें फवाद चौधरी साहब ने भी की थी। फवाद चौधरी साहब का जरा थोड़ा सा केस इसलिए मुख्तलिफ है कि वो बार बार गिरफ्तार हो गए, बाद में भी पकड़े गए थे, लेकिन इमरान इस्माइल साहब का तो बिल्कुल ही सत्यानाश है उनके केस का, वो पीटीआई मानने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरा जो है वो एक और मौलवी साहब भी आए हुए थे, उनका भी सारी दुनिया जानती है कि उनका क्या किरदार रहा था। बहरहाल पीटीआई पहले तो तनकीद कर रही थी, अब असल खबर सामने आ गई और हकीकत ये है कि ये लोग जब शाह महमूद कुरैशी साहब को, जो हकायक अब तक सामने आए और कुछ सहाफ़ी उसको मंजर-ए-आम पर लेकर आए और शाह महमूद कुरैशी साहब से जुड़े हुए जो लोग हैं, ख़ास तौर पे उनकी जो लीगल टीम है, उन्होंने ये चीज़ सामने रखी। उनके जो वकील हैं वो उस वक्त उठकर गए थे जब ये लोग मिलने के लिए आए और ये भी क्लेम किया गया कि जब पहले इन्होंने मिलने के लिए कहा कि वो शाह साहब से मिलना चाहते हैं तो उन्होंने इनकार कर दिया था कि रहने दें, अभी नहीं मिलना। लेकिन फिर शाह साहब को इन्फॉर्म किया गया जी वो आ गए आपको मिलने के लिए, तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने फ़ौरन जो उनका वकील उठकर गया था उसको वापस बुला लिया। राना मुदस्सर साहब गालिबन वो वकील हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा जी मेरे वकील को वापस बुलाओ, क्योंकि वो ये चाह रहे थे कि अकेले में मुलाकात मैं ना करूँ, मैं अकेले में मिलूंगा तो बात तो वही बाहर जाएगी जो ये लोग जाकर करेंगे, तो कोई और बंदा होना चाहिए जो बातचीत सुन ले। तो अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, शाह साहब बड़े समझदार सियासी लीडर हैं। मैंने कल आपको एक बात कही थी कि शाह साहब कोई बच्चे नहीं है, उन्हें पता है कि क्या करना है और कैसे करना है और कोई उन्हें उंगलियों पे चला नहीं सकता। शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े घाक और पुराने सियासी लीडर हैं। उन्होंने अपना वकील वापस बुलाया, बुलाकर कहा कि ये मीटिंग सुनो। तो जब वकील वापस आया तो ये लोग अंदर मीटिंग कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। बड़ी मुख्तसर इनकी मुलाकात रही, 10 से 15 मिनट के बीच का टाइम बताया जाता है और उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब को जो उन्होंने पेशकश की वो उन्होंने मुस्तरद कर दी। एक तो ये बड़ी क्लैरिटी है इसमें, और दूसरा ये जो आइडिया दे रहे हैं कि शाह साहब ने हमारे साथ इत्तफाक राय किया इस चीज़ पे, वो अंदर से खबर आ रही कि ऐसी कोई बात नहीं। बल्कि आज जब शाह महमूद कुरैशी साहब से जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मिले, सलमान अकरम राजा साहब और शौकत बसरा साहब, उन्होंने आके बताया कि शाह महमूद कुरैशी साहब जहाँ पहले खड़े थे वहीं खड़े, कोई फ़र्क नहीं है उनके बयानिए में और उनके नज़रिए में। वो कह रहे मैं कल भी इमरान खान के साथ खड़ा था, अब भी इमरान खान के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा, तो पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बहरहाल ये जो कहानी एक लॉन्च की गई थी, इसमें अब एक दूसरा रुख इसका सामने आया।
और ये शाह महमूद कुरैशी साहब की जहानत की वजह से सामने आया और पता चला कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब को कहा गया उन्होंने वो बात नहीं। पीटीआई के लोग ये कहते हैं कि अगर उमर चीमा ने मार खाई है ना, चंद महीने के लिए उन्हें गवर्नर बनाया था इमरान खान साहब ने। देखिए, उमर चीमा और इमरान इस्माइल दोनों इमरान खान साहब के पुराने साथी हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक छोटी सी जमात से उठाकर ऊपर तक पहुंचाने के अंदर इमरान खान साहब का साथ दिया था। इमरान इस्माइल साहब जो है वो कराची में होते थे, टॉक शोज वगैरह में शिरकत करते थे, और उमर चीमा साहब जो है लाहौर में होते थे, यहां से मीडिया के साथ एंगेजमेंट करते थे। मैंने वो टाइम भी देखा कि उमर चीमा साहब अकेले आते थे हाथ में प्रेस रिलीज लेकर, और वो मीडिया डेस्क के ऊपर बैठ के अखबारों के अंदर, टीवी चैनल्स के अंदर जहां मैं काम करता था वहां पे भी आते थे। तो ये बैठ के वहां पे कहते थे हमारी ये खबर छाप दे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खबर छपवाने के लिए ये उमर चीमा साहब इस लेवल तक मेहनत किया करते थे। तो अभी उमर चीमा साहब क्योंकि जेल में है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन कहते हैं अगर उमर चीमा जेल में है तो फिर इमरान इस्माइल बाहर क्यों है। और इमरान इस्माइल साहब तो इमरान खान साहब को खुदा हाफिज कहकर चले गए थे, लेकिन अब ये लोग कहते हैं हमें मार मार के पार्टी छुड़वाई गई थी। तो पीटीआई वाले कहते हैं कि मार मार के तो इनसे भी पार्टी छुड़वाई जा रही है, ये क्यों नहीं छोड़ रहे और आप क्यों छोड़ गए थे। तो आप और ये एक बराबर नहीं हो सकते। अब यही तो पंगा है ना, सारे लोग मार तो नहीं खा सकते, सारे लोग एक जैसे होते भी नहीं है, सारे लोगों का हौसला भी एक जैसा नहीं होता। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने मारा ही इतना लोगों को कि जो बहुत मजबूत लोग थे वो खड़े रह गए और जो कमजोर लोग थे वो पीछे हट गए। और अब जब उन्हें नजर आ रहा है कि मामला किसी और तरफ जा रहा है तो फिर वो लोग वापस आना चाहते हैं पार्टी में। तो पीटीआई से निकलने की लोगों को जितनी जल्दी थी उतनी ही पीटीआई में वापस आने की भी अब जल्दी है। तो ये तो चलता रहेगा नाज़रीन, लेकिन अभी क्योंकि ये एक्सटेंशन वाला महीना है तो हमें इस पे बात करते रहना है कि एक्सटेंशन के महीने में एक के बाद एक खबर आ रही है, तवज्जो भटकाने की कोशिश की जा रही है। कभी अटैक किया जाता है सहाफ़ियों पे, कभी अटैक किया जाता है ख़वातीन पे, कभी कोई जाली खबरें लॉन्च की जाती हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के ऊपर अजीबोगरीब किस्म के अटैक कर दिया, वो वहाँ पे था ही नहीं, आज तक उसके ऊपर इस नौयत का कोई मुकदमा भी नहीं हुआ। और अब एक वीडियो निकाल कर लिया है जाली। वो वीडियो 16 मार्च की है और कहाँ की है, वो जमान पार्क की है, और उसको डाल दिया 9 मई के खाते में कोर कमांडर हाउस। कितने अरसे के बाद, लगभग 2.5-3 साल के बाद डाल दिया, 2.5 साल के बाद डाल दिया। ये निज़ाम जो है वो ऐसा लगता है कि बावला हो गया और वो ये चाहता है कि किसी तरह पलक झपकते में ये महीना गुजर जाए। लेकिन महीना लंबा है और पाकिस्तान में जो है वो एक्सटेंशन को अब एक गाली की तरह लोग देखते हैं। लोग ये कहते हैं कि एक्सटेंशन एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से पाकिस्तान खोखला हुआ। मैं जाती तौर पे मुझे ये लगता है कि किसी को भी पाकिस्तान में किसी भी महकमे में किसी भी इदारे में अब एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इससे बड़े नुकसानात ये होते हैं कि एक तो जिसको एक्सटेंशन मिल जाती है वो इस्तेहसाल करता है बाकी लोगों का जिनकी नीचे से बारी आ रही होती है। दूसरा, इदारे के अंदर एक अजीब सी कैफियत पैदा हो जाती है कि यार हम इतने बेकार हैं, हम इतने बेकार हैं कि हम ये ड्यूटी नहीं संभाल सकते, ये भी बात पैदा हो जाती है। फिर कोई भी लाजमो मलजूम नहीं होता, एक दिन तो हर एक को रिटायर होना होता है, एक एक्सटेंशन के बाद तो फिर जाना ही पड़ेगा ना। मैक्सिमम कोई आदमी अपनी नौकरी को खींच के 10 साल ले जा सकता है, इससे ज्यादा क्या लेकर जाएगा। यहाँ डिक्टेटर 10 साल के बाद फारिग हो जाते हैं। परवेज मुशर्रफ को देख लें, ज़ियाउल हक को देख लें, लंबा टाइम निकाला लेकिन एक दिन घर जाना पड़ा। तो सबको ही जाना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि ये चिपक के रह जाएंगे। जाना पड़ा था अयूब खान को भी, जाना पड़ा था याया खान को भी, राहील शरीफ को भी जाना पड़ा था, जनरल बाजवा को भी जाना पड़ा था, एक दिन जनरल आसिम मुनीर को भी जाना पड़ेगा। तो इनके बाद भी कोई जर्नैल ही आएगा ना जो आर्मी चीफ बनेगा पाकिस्तान की आर्मी का, क्योंकि ये मुल्क भी रहना है और ये फौज भी रहनी है। तो इसको प्रोफेशनल तरीके से अगर आगे बढ़ाया जाए, ये बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रही है आजकल सोशल मीडिया पर। आफ्ताब इकबाल साहब क्योंकि एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त ट्वीट किया और उन्होंने कहा जी मार्शल्लाह अदवार में अजीबोगरीब तरामीम ने लोगों को अजियत में रखा, नई तारीख लिखना शुरू कर देते हैं, मुताला पाकिस्तान असर नौ लिखना शुरू कर देते हैं, अजीबोगरीब तारीख हमें पढ़ाते हैं और समझाते हैं, और ये सारे तजर्बे पूरी तरह नाकाम हुए हैं। यानी डिप्लोमेसी भी हमने करनी है, मईशत भी हमने चलानी है, एडमिनिस्ट्रेशन हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, एहतसाब भी हम करेंगे, अदलिया को भी हम ही गाइड करेंगे,